हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसलिए कुछ जो चैप्टर है आगे पीछे किए हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से बैठ जाते हैं उनको मैंने पहले कवर किया है। और जो बाद में जो होगा, जो इसमें इम्पोर्टेंट कम होंगे, आते तो हैं उसमें से भी, पर वो भी इम्पोर्टेंट होंगे, पर मैंने लास्ट में मतलब इसके बाद की। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी मतलब क्या होता है कि इम्यूनो, दो वर्ड में डिवाइड करते हैं इसको, इम्यूनो एंड लॉजी। इम्यूनो मतलब होता है इम्यून सिस्टम, और लॉजी मतलब होता है क्या, स्टडी। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इम्यून सिस्टम होते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी में, उसी की स्टडी को हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। क्लियर है। ठीक है, बॉडी में जैसे इम्यून सिस्टम होता है ना, पूरी जो जैसे आप बीमार हो जाओगे, हेल्थ खराब हो गई, तो उसको कभी कभी होता है बिना टेबलेट खाए ही बॉडी सही हो जाती है। कहीं चोट लग गई तो अपने आप सही हो जाता है धीरे धीरे ना, कुछ एक दो दिनों में। तो ये क्यों हो जाता है, वो बॉडी की इम्यून पावर की वजह से होता है। तो इसी की स्टडी को हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। ठीक है, जो इम्यूनोलॉजी के फादर है वो कौन है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर। हाँ, उसके बाद में अगर बात करते हैं तो जो एडवर्ड जेनर को ही बोला जाएगा एक्टिव वैक्सीनेशन के फादर, है ना, एक्टिव वैक्सीनेशन के फादर। अब ये जो एक्टिव वैक्सीनेशन का फादर क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले एक्टिव वैक्सीन बनाया था। और किसके लिए, तो ये स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स में आपको बताता हूँ आगे पिक्चर, है ना। स्मॉल पॉक्स जैसे छोटी माता बोला जाता है उसे। फिर फादर ऑफ पैसिव वैक्सीन, फादर ऑफ पैसिव वैक्सीन जो है वो कौन हो जाएगा, अडोल्फ वेहरिंग। ठीक है, अडोल्फ वेहरिंग। क्लियर है। हम्म, आगे बढ़ेंगे हम। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी मतलब होता है कि अ, एक बॉडी की वो एबिलिटी, है ना। ये टी वाई या फिर वाई लग जाता है किसी सेंटेंस में, तो ये एक एबिलिटी जैसा है ना। तो क्या है कि बॉडी की वो एबिलिटी, जिससे क्या है कि बॉडी उसी कोई भी जो पैथोजन है उससे प्रोटेक्ट करे, उससे लड़े, है ना, बॉडी की वो एबिलिटी, इसी को हम बोलेंगे इम्यूनिटी। क्लियर है। जैसे कि मान लो कि आपके घर में कोई जैसे सांप आ गया, कोई जानवर आ गया, तो आप उससे लड़ पाओ, है ना, उसको भगा पाओ, तो ये आपकी एक योग्यता होगी ना। इसी योग्यता को क्या बोलेंगे, बॉडी की, बॉडी की लैंग्वेज में तो क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो, जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। दो टाइप में, एक इन्नेट आता है, एक एक्वायर्ड होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होगी, जो क्या होगा, इन्नेट मतलब कि बॉडी में बिना किसी एंटीजन या एंटीबॉडी को प्रेजेंट करवाए बॉडी में अंदर पहले से ही होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर पहले से ही हो, वो वाली इम्यूनिटी जो होगी वो इन्नेट, इन्नेट मतलब कि खुद से, है ना, पहले से जनरेटेड है। फिर जो एक्वायर्ड होगी, एक्वायर्ड मतलब कि बर्थ के बाद में बॉडी में कोई एंटीजन या मतलब पैथोजन एंटर करवा के और प्रोड्यूस की जाएगी, वो उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। हाँ, अब जो इन्नेट इम्यूनिटी होगी वो बर्थ से ही बॉडी में प्रेजेंट होगी, पर जो एक्वायर्ड होगी वो बर्थ से प्रेजेंट नहीं होगी, ये बर्थ के बाद एक्सटर्नली प्रेजेंट अडॉप्ट करवाई जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है ना, ये किसी भी पैथोजन से की एंट्री के बाद लड़ती है ना। किसी भी पैथोजन को बॉडी में एंटर करवाया, उसके बाद में वो अपोज करेगी। ठीक है, पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो किसी वीक पैथोजन को एंटर करवाने के बाद में फिर उसको उससे लड़ेगी, है ना, फिर मेमोरी सेल बना देगी। तो यहीं पर सेकंड लिखा हुआ है कि ये मेमोरी सेल बनाती है और ये मेमोरी सेल नहीं बनाती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी सेल नहीं बनती है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे दे रखा है कि इट इज नॉट स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो कैसी होगी, वो कैसी होगी, उसमें वो अलग अलग पैथोजन के बेसिस पे होती है कि
जो एक पैथोजन है, उससे उसके लिए अलग एंटीबॉडी मतलब अलग इम्यूनिटी टाइप होगा, फिर कोई दूसरा पैथोजन है उसके लिए अलग होगा, इस टाइप से। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, इन्नेट इम्यूनिटी में कौन सा है? स्किन है ना, स्किन जो है फिजिकल बैरियर के तरीके से काम करेगा। फिर जो सलाइवा और म्यूकस है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेगा ना। फिर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सा हो जाएगा? एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, क्लियर है? एंटीबॉडी क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। अभी पढ़ा हमने इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी नेक्स्ट आता है अपना पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। तो जो पैसिव इम्यूनिटी होगी वो कौन सी होगी? पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या होगा कि इट डेवलप्स व्हेन एंटीबॉडी आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक अदर बॉडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है, मतलब कि जब कोई एंटीबॉडी को एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू बॉडी में एंटर करवाया जाता है, मतलब डायरेक्टली वो जो एंटीबॉडी है उसको एंटर करवाया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैसिव इम्यूनिटी। मतलब कि जो पैसिव इम्यूनिटी, समझो एक बार समझो, क्या है कि एक बॉडी है, उस बॉडी में एंटीबॉडी डायरेक्टली एंटर करवाई ना, डायरेक्टली एंटर करवाई, उसके बाद में जब बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। पर अगर बॉडी के अंदर कोई पैथोजन या एंटीजन एंटर करवाया, उसके बाद में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी और फिर जो इम्यूनिटी हुई वो इम्यूनिटी होगी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो मेमोरी सेल पर बेस्ड नहीं होती है, पर एक्टिव वाली होती है वो मेमोरी सेल पर बेस्ड होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है पोलियो की दवाई? जो पोलियो का वायरस होता है उस वायरस को पहले किल किया जाता है ना, वो पहले एंटर करवाया तो उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनी, तो वो क्या करेगा? उसको किल करेगा। अब उस एंटीबॉडी को पता है कि जो पोलियो का वायरस है उसको किल करना ही करना है, तो जब भी पोलियो वायरस अगर बॉडी में एंटर करेगा तो वो उसको किल कर देगा। तो ये वाली जो एंटीबॉडी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होगी? शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी है उससे शॉर्ट टाइम होगी, पर जो एक्टिव वाली है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, मतलब कि लंबे टाइम तक चलने वाली, मतलब कि जब तक आप मरते नहीं हो तब तक कंटिन्यू रहेगी। और ये जो पैसिव इम्यूनिटी होगी वो हार्मफुल हो सकती है। कैसे? मान लो कि कोई एंटीबॉडी किसी इंसान में एंटर करवाई और वो हो सकता है कि उसमें क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन कर जाए, है ना, अपोजिट रिएक्शन कर गए, एडवर्स इफेक्ट कर दिया, तो हो सकता है कि वो गलत इफेक्ट कर दे ना। पर जो एक्टिव इम्यूनिटी होगी वो क्या करेगा? वो सेफ होती है और सेफ होती है और हार्मलेस होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे हम। इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या हो जाएगा? इन्नेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस दो टाइप की होती है। और जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है वो कौन सा होगा? वो कौन सा है? तो फिजिकल बैरियर। ठीक है, एक फिजिकल बैरियर होगा। फिजिकल बैरियर में कौन-कौन से? एक होगा स्किन, केराटिन, है ना? म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारा। और जो केमिकल बैरियर होगा, केमिकल्स मतलब जो बॉडी से निकलने वाला फ्लूइड। कैसे? जैसे सलाइवा है ना? सलाइवा, इसमें भी लाइसोजाइम होता है और आईजीए एंटीबॉडी होती है ना। एक याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो वो होती है आईजीए। ठीक है, और जो टीयर्स होता है, टीयर्स में जैसे आंसू जो आते हैं उनमें क्या होता है? उनमें आईजीए एंटीबॉडी के साथ में सॉल्ट और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, है ना? तो यहाँ पर ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को अगर रप्चर कर देगा तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया फिनिश हो जाएगा ना। तो इसलिए लाइसोजाइम होता है। फिर एचसीएल होता है ना? एचसीएल बॉडी के स्टमक में प्रोड्यूस होता है। पाइल जूस जो अपने लीवर में प्रोड्यूस होता है। फिर वेजाइनल सेक्रेशन जो होता है ना, ये भी एक केमिकल बैरियर की तरह काम करता है। फिर आता है सेकेंड लाइन डिफेंस जो होता है इन्नेट इम्यूनिटी में, वो कौन सा होगा? सेल्युलर बैरियर में। सेल्युलर बैरियर में जैसे ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स दो टाइप की हो गई, मतलब तीन टाइप की हो गई। तीन कौन कौन सा? एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट, है ना। न्यूट्रोफिल जो है ये भी एक टाइप से डिफेंस का काम करती है, और मोनोसाइट है वो भी फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब कि जो इन्फेक्टिव सेल्स होती है उनको खा जाएगा और नॉर्मली कंटिन्यू करेगा।
फिर NK सेल होती है ना, उसके बाद में जो आता है साइटोकाइन्स बैरियर। साइटोकाइन्स मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो बैरियर होता है वो, इसमें हो जाता है एक इंटरफेरॉन ना, जो मैक्रोफेज का काम करता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, हाँ, फिर बीटा इंटरफेरॉन, फिर आता है नेक्स्ट फाइब्रोब्लास्ट एंड हाँ, ये फाइब्रोब्लास्ट का काम करती है, और जो गामा इंटरफेरॉन होता है वो लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो आता है नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा? इम्यूनाइजेशन मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया जाए, है ना? इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाए। कैसे इंस्टिमुलेट करेंगे हम? कैसे करेंगे कि जो पैथोजन है उस पैथोजन को डीएक्टिव करो, है ना? अगर मान लो कि जैसे समझो कोई बॉडी है, इस बॉडी में पैथोजन अगर मान लो कि हैवी मतलब जो इफेक्टिव है ना? इफेक्टिव पैथोजन को एंटर करवाया तो वो क्या करेगा, बॉडी पर कब्जा कर लेगा अपना, और बॉडी क्या हो जाएगी, वीक होती चली जाएगी। पर अगर मान लो कि उस पैथोजन को वीक करके और बॉडी में एंटर करवाया जाए, है ना? बॉडी में करवाया जाए, और फिर उसके बाद में वो जो बॉडी होगी वो, उसमें इम्यून सिस्टम जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और वो डोमिनेट मतलब बॉडी जो होगी वो डोमिनेंट हो जाएगी, और जो पैथोजन होगा वो रेसेसिव हो जाएगा, मतलब कि डोमिनेंट नहीं हो पाएगा। तो डोमिनेंट नहीं होगा तो वो उसको किल कर देगा, और इसी तरीके से एंटीजन जो है पैथोजन वो डीएक्टिव हो जाएगा और बॉडी का इम्यून पावर बढ़ जाएगा, है ना? इसी को हम बोलेंगे क्या? इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? हाँ, फिर नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी पैथोजन है या एंटीजन है, एंटीजन को बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है ना? एंटर करवाया जाता है, और जब यही वाली जो प्रोसेस है, वीक पैथोजन या डैमेज पैथोजन को एंटर करवाया गया, जिससे क्या होता है कि बॉडी का इम्यून पावर बढ़ जाता है, और बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ लड़ने लगती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे वैक्सीनेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो यहाँ पे डायग्राम में मैंने दे रखा है कि ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन के थ्रू ये वैक्सीन दिया गया बच्चे को। तो इसके इंजेक्शन के अंदर क्या है? इस इंजेक्शन के अंदर विक पैथोजन है। जैसे मान लो कि अगर पोलियो का दवाई, या फिर जैसे बच्चों को टीके लगते हैं, उन टीकों के थ्रू यहाँ पर जो पैथोजन है वो बॉडी में एंटर करवाया गया, और उससे क्या होगा, बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी बनने के बाद में इम्यून सिस्टम बनेगा, एक्टिव हो जाएगा, और उस पैथोजन को किल कर देगा। फिर ये मेमोरी सेल की तरह काम करेगा। जब भी वो पैथोजन अगर बॉडी में एंटर हुआ तो वो उसको क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है, समझ में आता है? आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एंटीबॉडी पढ़ेंगे हम आगे। तो ये एंटीबॉडी का डायग्राम जो है, ये हमने कहाँ से लिया है? एनसीईआरटी बुक से। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, जो एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल 4 चेन से बना होता है। 4 कौन सी? पॉलीपेप्टाइड चेन है। 4 कौन-कौन सी होगी? 2 होगी लाइट चेन, और 2 होगी, देखो ये 2 लाइट चेन है, और 2 होगी हेवी चेन। ठीक है? तो जो 2 लाइट चेन है और 2 हेवी चेन है ना, 2 लाइट चेन जो है वो बनी होगी 225 एमिनो एसिड से। क्लियर है? 225 एमिनो एसिड से। क्लियर है? और जो हेवी चेन है ना, ये जो हेवी चेन है, ये हेवी चेन जो बनी होगी वो 450 एमिनो एसिड से, याद रखना। क्लियर है? 450 एमिनो एसिड से बनी होगी ये हेवी चेन, और जो लाइट चेन है वो 225 एमिनो एसिड से। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो जो लाइट चेन है ना, लाइट चेन जो होगी वो हाँ, लाइट चेन जो है वो जुड़ी होगी सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से। देखो ये सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी। यहाँ पर भी लाइट वाला जो है वो सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। पर पर जो हेवी चेन है, हेवी चेन वो खुद से अगर जुड़ी रहेगी तो वो किससे जुड़ी होगी? वो सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से। पर अगर दो हेवी चेन की कंपैरिजन किया जाए तो वो डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी। देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना? और एक और चीज़ ध्यान देना, जो लाइट चेन और हेवी चेन है, ये दोनों एक दूसरे से सिंगल सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी ना। देखो यहाँ पर एक डायग्राम में देख सकते हो, ये जो सिंगल सल्फाइड जो सिंगल लाइट चेन है, ये सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और जो
हेवी चेन हेवी भी सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना? अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, जो लाइट चेन है और हेवी चेन है, ये दोनों जो जुड़ी होगी वो सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना? पर जो दोनों हेवी चेन है, ये दोनों डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। क्लियर है? समझ में आता है? फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है? क्या बोलेंगे हम? एंटीजन बाइंडिंग साइट। देखो दोनों साइट होती है ऐसे साइट। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो ध्यान दो। हाँ, द एक्टिव पार्ट ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड फैब। तो जो बॉडी का एक्टिव जो एंटीबॉडी है, इसका जो एक्टिव पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? फैब। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, फिर इट इज डिफरेंशिएबल और चेंजेबल पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। ये चीज ध्यान रखना कि जो फैब है वो एक्टिव पार्ट होगा, और एक्टिव है तो इसीलिए वो चेंज हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है ना? पर ऐसा पार्ट भी होता है बॉडी में जो चेंज नहीं हो सकता, है ना? जो अनचेंजेबल पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे एफसी। एफसी मतलब कि फ्रेगमेंट साइट। ठीक है? फैब जो होगा वो डिफरेंट चेंज हो सकता है, पर जो चेंज नहीं हो सकता उसको फ्रेगमेंट कांस्टेंट बोलेंगे, है ना? वो नॉन रिएक्टिव पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, तो हाँ, बॉडी में जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, देखो ये एंटीबॉडी यहाँ पर देखो, ये एंटीबॉडी में एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसको हम बोलेंगे पैराटॉप भी बोलेंगे। देखो दोनों साइड है, इसको पैराटॉप भी बोलेंगे। और और जहाँ पर जो पैराटॉप है, वहां पर जो पैथोजन आके जुड़ेगा उसी को हम बोलेंगे एपिटोप, है ना? जो भी पैथोजन का साइट होगा ना, जैसे मान लो कि ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी का वो वाला पोर्शन जो उससे जुड़ा रहे, मतलब जहाँ पे एंटीजन जुड़ेगा उसको पैराटोप बोल दिया। और ये हो गया क्या? एंटीजन मतलब कि पैथोजन। पैथोजन का जो बाइंडिंग साइट है वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा एपिटोप। क्लियर है? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम। जो एंटीबॉडी होती है वो स्पेसिफिक होती है, एंटीजन स्पेसिफिक मतलब कि किसी पैथोजन के लिए पर्टिकुलर बनी होती है। ठीक है? हाँ, फिर ये एंटीबॉडी होती है, ये कंप्लीटली प्रोटीनस नेचर की होती है। प्रोटीनस नेचर के मतलब कि प्रोटीन की बनी होती है ना? कंप्लीटली प्रोटीन की बनी। अभी देखो, मैंने अभी बताया कि लाइट चेन और हेवी चेन, लाइट चेन और हेवी चेन दोनों किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड ही किसका वो क्या बोल सकते, किसका मॉलिक्यूलर मोनोमर है? किसका? एमिनो एसिड्स का। क्लियर है? तो इस मतलब प्रोटीन का। तो ये प्रोटीनस नेचर की होती है, जबकि एंटीजन कुछ भी नेचर का हो सकता है। प्रोटीन नेचर का भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है, और फैट का भी हो सकता है। क्लियर है? हम्म। आगे बढ़ते हैं हम। तो आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना, हेल्थ। हेल्थ क्या होगा? हेल्थ मतलब कि बॉडी का वो स्टेट जिसमें बॉडी अपनी मतलब एक फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर फिट हो। जैसे समझो, कैसे? बॉडी को ना कोई बीमारी हो, है ना? ना कोई डिसऑर्डर लगा हो, मतलब कुछ ना कोई पेन हो रहा हो, मेंटली स्ट्रेस भी सही हो, फिर सोशली भी सबसे अच्छा बिहेवियर हो, इकोनॉमिकली भी कोई दिक्कत ना हो, तो इसको बोलेंगे हम हेल्थ। और आज की कंडीशन में कोई भी पर्सन हेल्दी नहीं है। ठीक है? क्योंकि किसी ना किसी को चलो कोई फिजिकली अगर ठीक है तो उसको मेंटली स्ट्रेस होगा, और अगर मेंटली स्ट्रेस नहीं है तो उसको सोशली कोई ना कुछ बोल रहे होंगे, और सोशली अगर ठीक है तो इकोनॉमिकली होगा। इकोनॉमिकली मतलब कि पैसे का टेंशन, बहुत सारे टेंशन है। तो ये अगर सभी तरीके से फ्री है तो उसको बोल सकते हो हेल्दी। ठीक है? क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम, डिसीज। तो डिसीज मतलब कि जो बायोटिक या एबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या हो जाएगा? लिविंग लिविंग। और एबायोटिक मतलब कि जो नॉन लिविंग होता है ना। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, उसी को हम बोलेंगे डिसीज। ठीक है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हो जाए, एनिमल हो जाए, प्लांट हो जाए, कोई भी हो जाए, उनमें किसी भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर की वजह से स्ट्रेस हो जाए या एबनॉर्मेलिटी हो जाए, उसी को हम बोलेंगे क्या?
डिसीज। क्लियर है? फिर आगे आता है साइन और सिम्टम। देखो साइन और सिम्टम में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि उस डिसीज की वजह से बॉडी उस डिसीज की वजह से बॉडी क्या कैरेक्टर शो कर पा रही है ना? क्या कैरेक्टर शो कर पा रही है, मतलब बॉडी पर क्या सिम्टम्स, मतलब बॉडी क्या कैरेक्टर शो कर पा रही है, उसी को हम बोलेंगे साइन। ठीक है? पर सिम्टम्स क्या हो जाएगा, सिम्टम्स मतलब कि जो उसका विजिबल डिसीज का विजिबल इफेक्ट क्या है, मतलब कि उसको जैसे मतलब कोई भी डिसीज कुछ भी हुआ तो वो मीटिंग हुई, ठंड ठंड कपकपी के साथ में बुखार, तो ये सिम्टम्स है ना। जैसे अब देखो मलेरिया होता है, मलेरिया में क्या होता है मलेरिया में क्या होता है, ठंड के साथ में अच्छा खतरनाक वाला बुखार आता है, खांसी सर्दी ये सारा हो जाता है। तो ये जो सिम्टम है ठंडी के साथ में बुखार, तो ये हो जाएगा उसका सिम्टम, है ना, उसका सिम्टम। और जैसे टाइफाइड होता है, टाइफाइड में बुखार वगैरह आ रहा है, तो ये हो गया अपना सिम्टम। पर पर जो साइन हो जाएगा, साइन मतलब क्या हो जाएगा कि मुंह का स्वाद तो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, खाने का टेस्ट भी कड़वा लगेगा, पानी भी अच्छा नहीं लगेगा और खाना भी नहीं खिल पाएगा, तो ये साइन टाइप हो गया। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। आता है एंटीबॉडी। ठीक है? हाँ, एंटीबॉडी पढ़ेंगे हम। एंटीबॉडी में क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि एंटीबॉडी जो है लाइट चेन, हेवी चेन वगैरह से सारा बता दिया। पर अब बॉडी में प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज है वो कौन कौन सी है, तो एक आता है IgA एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी, फिर IgE एंटीबॉडी, IgG और IgM। ये याद रखना है सभी को, नाम और सोर्स उसका और वो क्या काम करता है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टेबल फॉर्मेट में बनाया हुआ है तो आपको अच्छे से याद करने के लिए इजी हो जाएगा ना। तो देखो IgA एंटीबॉडी होती है बॉडी में 10 to 15% होती है, ये परसेंट भी पूछा जाता है। अभी जो एंटीबॉडी IgA है ना, IgA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है? तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा अपना सलाइवा, जो मुंह से सलाइवा निकलता है उसमें भी होता है, टीयर्स और जो म्यूकस कोलोस्ट्रम इनमें होता है IgA एंटीबॉडी। क्लियर है? और इसका फंक्शन क्या होगा, माउथ, देखो सलाइवा माउथ से हो गया, टीयर आई हो गया, म्यूकस नोज हो गया और कोलोस्ट्रम ये भी मुंह से ही रिलेटेड है ना। तो इनमें इन्फेक्शन को रोकता है ना। तो ये हो गया IgA एंटीबॉडी। अब यहाँ पे वर्ड आता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, कोलोस्ट्रम मतलब कि जो प्रेगनेंसी होती है किसी फीमेल में, डिलीवरी हुई तो बेबी जो आ गया फर्स्ट बार, तो जो फर्स्ट टाइम वो जो मिल्क फीडिंग होगा उसी मिल्क फीडिंग को हम बोलेंगे कोलेस्ट्रम। ठीक है? मिल्क फीडिंग को नहीं, फर्स्ट मिल्क जो होता है उसी को हम बोलेंगे कोलेस्ट्रम। ठीक है? आता है नेक्स्ट IgD एंटीबॉडी। IgD एंटीबॉडी जो होता है वो 1 से 3% होगा बॉडी में, और ये कहाँ पर होगा, ब्लड सेल्स में, कौन सा, बीटा लिम्फोसाइट में, है ना, बीटा लिम्फोसाइट सेल्स में। ये क्या करता है, इम्यून पावर प्रोवाइड करता है ना। ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम। IgE एंटीबॉडी, तो IgE एंटीबॉडी 0.5 से 1% होती है और ये इसको एलर्जिक एंटीबॉडी भी बोला जाता है ना। अब देखो जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स में जो WBC है, WBC का जो एक एसिडोफिल सेल्स होती है ना, उसी में IgE एंटीबॉडी होती है और ये वाला काम करती है किसका, ये करती है जो मास्ट सेल होती है ना, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगी कि आप हिस्टामिन का सेक्रेशन करो। अब हिस्टामिन का काम क्या हो जाएगा, जैसे बॉडी में कभी होता है एलर्जी हो जाती है ना, तो उस एलर्जी से लड़ने के लिए बॉडी हिस्टामिन खुद से लड़ती है ना, तो वो क्या करेगी, हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगी। और हिस्टामिन किसकी वजह से प्रोड्यूस करेगी, तो जो IgE एंटीबॉडी है वो करेगी एसिडोफिल सेल को बोले उस वहां पे लगी रहती है, बोलेगी मास्ट सेल को कि आप हिस्टामिन सेक्रेट करो क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है, एलर्जी हो रही है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। IgG एंटीबॉडी, तो ये होता है सबसे ज्यादा बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो IgG बॉडी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, IgG एंटीबॉडी में ये होगा 70 से 80%, है ना। IG 70 से 80%। तो जो ये होगी प्रेजेंट होगी, ये सोर्स क्या होगा इसका, गोनेट्स, प्लेसेंटा, टिश्यू, है ना, टिश्यू फ्लूइड, ये वाला सारा हो जाएगा क्या,
इसका सोर्स आईजीजी एंटीबॉडी का। और ये क्या करती है? ये करती है न्यूट्रलाइजेशन, है ना? न्यूट्रलाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंड डेड सेल। जो बॉडी में डेड सेल्स होती है या इन्फेक्टिव सेल्स है, उनको खाने का काम करती है और न्यूट्रल करने का काम करती है ना। और आईजीएम, जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है, वो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले मिलने वाली एंटीबॉडी होती है ना? बॉडी में सबसे पहले देखो कैसे, माँ है ना, माँ के पेट में बच्चा है, और वो जो बच्चा है वो कहाँ से बनता है? माँ के ब्लड से ही बनता है, और ये ब्लड में ही प्रेजेंट होने वाली एंटीबॉडी है आईजीएम। तो माँ के ब्लड से पहले बच्चे में बच्चा बना, तो वो जो ब्लड से आईजीएम एंटीबॉडी है वो बच्चे में आएगी, तो सबसे पहले आएगी वो एंटीबॉडी होगी आईजीएम। ठीक है, इसका काम क्या होगा? ये करती है आईजीजी एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करती है, और कोई भी एंटीजन होता है उसको डीएक्टिव करती है। क्लियर है? और जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ना, इन्नेट इम्यूनिटी, वो सबसे पहले इसी की हेल्प से बढ़ती है। ठीक है, चलो, हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, है ना, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और उनसे भी कहें कि और शेयर करें। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से सोल्व हो जाए, और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।